नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका एक बार फिर से मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत गुप्त काल के सेशन 2 को कवर करने वाले हैं। ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, मूल रूप से उनके लिए जो कि 14वीं जेपीएससी और 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, आने वाला है। ये आपका ये ध्यान रखिएगा। और पार्ट 2 का सेशन ये होगा। और अगर हम लोग ध्यान देंगे तो पूर्व में हम लोगों ने इसके पहले सेशन में गुप्त काल के शासक वर्ग और वहाँ के न्यायिक व्यवस्था और प्रशासन के विषय में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सेशन आप लोगों के लिए एनसीईआरटी नोट्स के ऊपर आधारित होने वाला है, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बुक है और काफी बेहतरीन पुस्तक ये है। गुप्त काल हम लोग पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग इसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो प्रीलिम्स है बीपीएससी का या 14th जेपीएससी का, ये इस साल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी प्रीलिम्स का डेट भी है एक्सटेंड कर चुका है, हो गया है 2 से 3 दिनों के लिए। आज के इस सेशन में हम लोग मूल रूप से गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था को सबसे पहले देखेंगे। और अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल में भी प्राचीन वैदिक काल की भांति ही जो वर्ण व्यवस्था थी वो प्रभावी थी, लेकिन वर्ण जो है यहाँ पर जाति प्रथा के रूप में परिवर्तित होती हुई हमें दिखाई देती है। वर्ण 4 हम लोग पूर्व में देख चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वर्ण या जातियों का जो निर्धारण हो रहा था गुप्त काल में, वह जन्म के आधार पर न होकर के जाति के आधार पर, कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर हो रहा था। ध्यान रखिएगा, माफ करेंगे कि गुप्त काल में जो वर्णों का निर्धारण था वह कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर हो रहा था। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग ध्यान दें तो इस कालखंड में ब्राह्मणों को भूमि जो थी वो अनुदान के रूप में प्राप्त होना प्रारंभ हो चुका था। और इस प्रकार की भूमियों को जो कि ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था उसे अग्रहार कहा गया। और ये जो भूमियां होती थी बेसिकली ये कर मुक्त होती थी, इस पर से भूमि कर वसूला नहीं जाता था। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके अतिरिक्त बोला गया कि स्थानीय लोगों से कर वसूलने का जो अधिकार दिया गया था उस गांव में, वो ब्राह्मणों को दिया गया था। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि 5वीं शताब्दी में लिखी गई एक कृति है, स्मृति ग्रंथ है, नारद स्मृति। नारद स्मृति में ब्राह्मणों को गुप्त काल में मिलने वाले अनेक प्रकार के विशेषाधिकारों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस कालखंड में व्यवसाय और वाणिज्य भी अपने चरम विकास पर था, ये ध्यान रखिएगा। और इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि नगर श्रेष्ठी और सार्थवाह जो शब्द थे ये काफी ज्यादा उपयोग में लाए जाते थे। नगर श्रेष्ठी जो होता था मूल रूप से ये शहर का या नगर का मुख्य बैंकर होता था, और सार्थवाह जो था वह व्यापारियों के समूह का नेतृत्व करता होता था। इसके अतिरिक्त इस कालखंड में कुलिकों का एक अस्तित्व आया श्रेणियों में, जो कि प्रथम कुलिक जो था ये शिल्पियों के संघ का प्रमुख कहलाता था। और इसके अतिरिक्त वह कायस्थ अथवा लेखाकारों का भी प्रधान होता था। कायस्थों का पहला उल्लेख अगर हम लोग देखते हैं तो वह गुप्त काल में ही हमें दिखाई देता है। प्रथम कुलिक जो था वो कायस्थ या लिपिकारों या लेखाकारों का भी प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जातियों उपजातियों का वर्गीकरण किया जाता है। चूंकि हुआ क्या कि इससे पूर्व हम लोग देख चुके हैं कि भारत में विदेशी आक्रांता जो थे आकर के यहाँ पर निवास करने लगे, और प्रत्येक विदेशियों का प्रत्येक समूह जो था वह एक एक मुख्य जाति इस कालखंड में समझा जाने लगा। अगर हम लोग पूर्व में बात करें तो हम लोगों ने देखा शक हो गए, पहलव हो गए, आपके पार्थियन, सीथियन, ये सभी जातियां विदेशों से आई, भारतीय समाज में ही ये लोग आकर के घुल मिल गए और उन्हें एक अलग समूह की भांति दर्जा दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस कालखंड में नए नए समुदायों का भी विकास होता रहा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इन नए समुदायों में निषाद और स्वर्णकार को हम लोग मूल रूप से रख सकते हैं, जिन्हें वर्ण व्यवस्था में स्थान नहीं मिला था। और इनका जो विकास है वो एक अलग जाति के रूप में होने लगा। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि स्मृतियों में 4 वर्णों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग अस्पृश्य का भी उल्लेख है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अस्पृश्य का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत किया गया है, जहां पर 4 वर्ण और अस्पृश्य जातियों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। अब ये अस्पृश्य थे कौन, तो वैसे लोग जो दूषित कार्य करते थे, जैसे श्मशान घाट में शवों को जलाना या मरे हुए जानवरों को छूना, ये काम इन अस्पृश्य जातियों का था। और अगर हम लोग इसके बारे में चर्चा करें
तो मनुस्मृति में व्यापक पैमाने पर इनके कर्तव्यों की सूची हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो भी पूर्व विदेशी जाति के जो लोग थे, भारत में आक्रांता के रूप में, एक विजेता के रूप में आए, उन्हें क्षत्रिय वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कायस्थों की, कि कायस्थों का हमें उल्लेख सबसे पहले गुप्त काल में प्राप्त होता है, और कायस्थ का जो पहला उल्लेख है इसी कालखंड के ओशनम स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में हमें प्राप्त होता है। अब ये जाति अस्तित्व में आई क्यों? तो सबसे महत्वपूर्ण है, भूमि और राजस्व के हस्तांतरण के कारण कायस्थ जाति गुप्त काल में अस्तित्व में आई थी। इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों को ब्राह्मणीय समाज में समाने का एक प्रमुख घटना भी यहाँ पे हमें दिखाई देती है। शूद्रों की स्थिति की बात करेंगे तो इस कालखंड में शूद्रों की स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ हमें दिखाई देता है। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का भी अधिकार मिल गया था, और शूद्र जो थे इस कालखंड में कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा करना प्रारंभ कर दिए थे, और उनके लिए कुछ गृह संस्कार और घरेलू अनुष्ठानों का भी उन्हें अधिकार प्रदान कर दिया गया था। 7वीं सदी की बात करेंगे तो वहां पर शूद्रों की पहचान मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि कृषक के रूप में होने लगी, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर दास प्रथा की बात करें तो गुप्त काल में दास प्रथा का भी प्रचलन था, जैसा कि हमें नारद स्मृति और मनु स्मृति के उल्लेखों से प्राप्त होता है। नारद स्मृति में कुल 15 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है, वहीं मनु स्मृति की बात करेंगे तो वहां पर 7 प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है। वहीं हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति में भी गुप्त काल में गिरावट होती है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सती प्रथा का साक्ष्य, पहला अभिलेखीय साक्ष्य हमें गुप्त काल में ही प्राप्त होता है, जो कि हमें भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख था ये 510 ईस्वी का है, न कि ईसा पूर्व, 510 ईस्वी का है। इसमें लिखा गया था कि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पे उसकी पत्नी सती हो गई थी। ये आपका सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति की बात करेंगे तो मनुस्मृति भारत की सबसे प्राचीनतम स्मृतियों में से एक है, या सबसे पुरानी स्मृति इसे माना गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्त्री धन की चर्चा करते हुए इस स्मृति ग्रंथ के स्मृतिकार ने लिखा है कि विवाह के समय जो वधु या दुल्हन या लड़की को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए आभूषण, अलंकरण और वस्त्र आदि स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं। वहीं 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अल्प संपत्ति को भी बेच सकती है। यानी कात्यायन ने बताया है कि जो स्त्रियों की अपनी छोटी सी संपत्ति होती है वह उसे बेच सकती है या उसे गिरवी रख सकती है। साथ ही साथ कात्यायन ने कहा है कि जमीन में स्त्रियों को हिस्सा मिलता था, परंतु भारतीय समाज जो था यह पितृसत्तात्मक समाज था, और धर्मशास्त्र में बताया गया कि बेटी को अचल संपत्ति, पिता के अचल संपत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय की, जो कि पाली भाषा में लिखी गई है। इसमें सामाजिक वर्ण क्रम के अनुसार प्रतिष्ठा की आलोचना की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग देखें कि बौद्ध धर्म मध्यम निकाय में कहा गया कि जो सामाजिक वर्ण का क्रम है उसके अनुसार ही किसी व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, इसकी आलोचना की गई है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग ध्यान दें तो प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, और उनका विवाह वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, रुद्रसेन सेकंड से हुआ था। इसके बारे में कहा गया है या अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है हमें कि इसने क्या किया, तो भूमि दान दिया था। प्रभावती गुप्त ने भूमि दान किया था, ये ध्यान रखिएगा। और उसने किससे किया था? आस्पदी चढ़ाल स्वामी को, आस्पदी चढ़ाल स्वामी को इसने भूमि दान किया था। ये उल्लेख अभिलेखीय साक्ष्य में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसी कालखंड में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही शासन काल में चीनी तीर्थयात्री या बौद्ध यात्री जो था पाहयान, वो भारत आता है, और उसने लिखा है कि भारतीय समाज में लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे, कानून काफी नरम थे और दंड भी ज्यादा कठोर नहीं था। यहाँ के लोग अधिकतर शाकाहारी थे, परंतु मांसाहार का भी प्रचलन यहाँ पे दिखाई देता है, यह उल्लेख किया है फाहियान ने।
गुप्तकालीन धार्मिक व्यवस्था की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अधिकांश गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं, यद्यपि यहाँ ध्यान रखिएगा धार्मिक रूप से वो सहिष्णु थे, परंतु बौद्ध धर्म को उस प्रकार से राजाश्रय प्राप्त नहीं हुआ जिस प्रकार से मौर्य काल में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया गया था। परंतु इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कुछ स्तूपों और विहारों का भी निर्माण हुआ है, जिसमें नालंदा बौद्ध विहार एक महत्वपूर्ण उदाहरण हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, जिसका निर्माण कुमार गुप्त के शासन काल में हुआ था। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो विष्णु की पहचान इस कालखंड में नारायण नामक देवता से होने लगी और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में ये नारायण विष्णु कहलाने लगे। साथ ही साथ फाहियान ने जैन धर्म की चर्चा नहीं की है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किस धर्म का उल्लेख फाहियान ने नहीं किया है, परंतु यहाँ पर ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि गुप्त काल में जब फाहियान ने जैन धर्म की चर्चा नहीं की है तो गुप्त काल में जैन धर्म का प्रचलन नहीं था, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। परंतु इस कालखंड में हम लोग देखते हैं कि कदम्ब और गंग वंश के शासकों ने जैन धर्म को अपना राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। साथ ही साथ कुछ स्थलों की बात करेंगे तो मथुरा और वल्लभी, ध्यान रखिएगा, मथुरा और वल्लभी श्वेतांबर जैनों का प्रमुख केंद्र था, जबकि पुंड्रवर्धन जो कि बंगाल में है यह दिगंबर जैनों का प्रमुख स्थल था। नारायण जो थे इस कालखंड में वैदिक जनजातीय देवता थे तथा उन्हें भागवत कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। नारायण अवैदिक जनजातीय देवता थे जिन्हें भागवत कहा गया और उनके उपासक जो थे वो भागवत कहलाते थे। कालांतर में हम लोग देखते हैं कि विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वृषण कुल के पौराणिक महापुरुष से एक हो गए, जिन्हें हम लोग कृष्ण के रूप में जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कृष्ण वासुदेव कहलाने लगे। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि महान गाथा काव्य जो है हमारा महाभारत को नवीन स्वरूप जो है वह आपका गुप्त काल में ही प्रदान किया गया था। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है हमें कि भागवत संप्रदाय का जब उदय होता है तो भागवत संप्रदाय का मुख्य तत्व दो था, एक था भक्ति और दूसरा था अहिंसा। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम में निष्ठा या निवेदन, प्रेम में निष्ठा या निवेदन, भगवान से प्रेम में निष्ठा और निवेदन करना है हमें, तो भक्ति का अर्थ हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अहिंसा का अर्थ हो जाएगा किसी जीव का वध या हत्या नहीं करना। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इस कालखंड में महायान बौद्ध धर्म में अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास में हम लोग देखते हैं कि विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग मत्स्य पुराण पढ़ते हैं तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख हमें प्राप्त हो जाता है। 6ठी शताब्दी की ही बात करेंगे तो विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा के साथ त्रिदेव से होने लगी। त्रिमूर्ति या त्रिदेव का जो उल्लेख है ये सबसे पहली बार हमें कहाँ प्राप्त होता है तो गुप्त काल में ही प्राप्त होता है। और गुप्त राजवंश के जो कुछ शासक थे वो शिव के भी उपासक थे, जो संहार और प्रलय के देवता माने गए। विष्णु को अगर हम लोग देखें तो विष्णु जो थे वो संरक्षण के देवता थे, और ब्रह्मा की जब हम लोग बात करेंगे संरक्षण या पालनकर्ता के देवता थे। ब्रह्मा की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्मा सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के रूप में देखे जाने लगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसी कालखंड में मूर्ति पूजा जो है ये वैदिक धर्म का सामान्य लक्षण हो गया। धार्मिक तृष्णा को शांत करने के लिए इस कालखंड में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने लगा। गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने की मुद्राएं जारी की गई थी, जिनकी संख्या कुषाण वंश के अंतर्गत जारी की गई स्वर्ण सिक्कों से ज्यादा थी। और गुप्त अभिलेखों में इन स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा गया। ध्यान रखिए गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था, लेकिन इनकी जो शुद्धता थी वह कुषाण काल से कम थी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है हमें कि आरंभिक जो गुप्त शासक थे उनके स्वर्ण सिक्कों का जो सोना था वह उच्च कोटि का सोना हुआ करता था। एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत कराऊंगा यहाँ पे कि गुजरात विजय के ही पश्चात गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए थे, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाणों के विपरीत यदि हम लोग देखते हैं तो गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। गुप्त काल के या गुप्त शासकों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं, ये कुषाणों के विपरीत था। कुषाणों ने
तांबे के भी सिक्के काफी मात्रा में चलाए थे। इस कालखंड में कर राजस्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो हिरण्य जो था वह नगद के रूप में वसूला जाता था, भूमि कर भाग था और में अनाज के तौर पर वसूला जाने वाला कर राजस्व था। और फाहियान लिखता है कि दैनिक प्रयोग में या दैनिक विनिमय में कौड़ियों का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। इस कालखंड में देखेंगे तो 550 ईस्वी तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ न कुछ व्यापार करता रहा था, जहां मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो भारत रेशम बेचा करता था, लेकिन कालांतर में रोम के साथ व्यापार में गिरावट दर्ज की गई और यह लगातार बंद होती चली गई। अब हुआ क्या कि 550 ईस्वी के आसपास से पूर्वी रोमन साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने चीनियों से रेशम बनाने की कला को सीख लिया था। और यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि जो रोमन साम्राज्य था वह रेशम मूल रूप से भारत से ही आयात करता था, और जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग देखते हैं कि भारत का जो रेशम निर्यात था या व्यापार था वह काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था। 5वीं सदी के मध्य की बात करेंगे तो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिम भारत में स्थित अपने मूल निवास स्थान, जिसे हम लोग लाट प्रदेश के नाम से जानते हैं, लाट प्रदेश ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली गुजरात में है। गुजरात में है आपका लाट प्रदेश है। तो लाट प्रदेश को छोड़ करके ये लोग मंदसौर चले गए और वहां पर बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़ करके दूसरे व्यवसायों को अपना लिया था। ये माइग्रेशन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ये ध्यान रखिएगा। और मूल रूप से जब रोमन साम्राज्य के साथ रेशम के व्यापार में गिरावट दर्ज की गई तो पश्चिम भारत के लाट में रहने वाली जो बुनकर श्रेणियां थी ये मंदसौर चली जाती हैं। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी के पास में वहां पर ताम्र लिप्ति नामक एक बंदरगाह था, जिसे हम लोग आज के तामलुक के रूप में जानते हैं। तो ताम्र लिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्ण भूमि, जिसमें बर्मा, जिसे अब हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, यवद्वीप, जावा और कंबोज या कंबोडिया जैसे देशों के साथ अधिक व्यापार होता था। वहीं पश्चिमी तट की बात करेंगे तो वहां पर भड़ौच गुजरात में, सोपारा और कल्याण महाराष्ट्र में पश्चिमी तट के महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, जहां से हम लोग देखते हैं कि दक्षिण पूर्व को भी जहाज भेजे जाते थे। साथ ही साथ पश्चिम के साथ व्यापार करने के ये प्रमुख बंदरगाह थे भड़ौच, सोपारा और कल्याण। कला एवं संस्कृति की बात करेंगे तो ध्यान रखना है कि गुप्त काल को कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कारण क्या था कि कला और साहित्य का विकास इस कालखंड में जितना हुआ उतना किसी अन्य कालखंड में नहीं हुआ। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि पहली बार भारत में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ और यहाँ पर गुप्तकालीन उत्तर भारत के मंदिरों के निर्माण के लिए नागर शैली का विकास हम लोग गुप्त काल में ही देखते हैं। गुप्त काल की ही बात करेंगे तो उदयगिरी के गुफा मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया था और इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति की स्थापना की गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। उदयगिरी के गुफा मंदिर में का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने करवाया और इसमें विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की गई थी। विशेषताओं की बात करेंगे इस कालखंड के मंदिरों की तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि छतें जो थी अधिकांशतः सपाट होती थी। साथ ही साथ शिखर युक्त मंदिरों का भी निर्माण इस कालखंड की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। गुप्त काल के मंदिरों की उदाहरण के रूप में अगर हम लोग देखें तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर का भीतर गांव, उत्तर प्रदेश के ही गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ जो है वहां पर ईंटों के मंदिरों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। ईंटों के मंदिर हमें कानपुर के भीतर गांव, गाजीपुर का भीतरी और झांसी का देवगढ़ से हमें प्राप्त होता है। इसी कालखंड में हम लोग देखें कि 2 मीटर से भी ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति का निर्माण हुआ और इस मूर्ति या जो मूर्ति है भागलपुर के निकट जो कि वर्तमान बिहार में है, बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। फाहियान ने अपने संस्मरण में लिखा है कि 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति उसने देखी थी, लेकिन इसके अवशेष आज तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस कालखंड में सारनाथ और मथुरा जो थे वो बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ से हमें प्राप्त होती है। और अजंता की चित्रावली की बात करेंगे तो गुप्तकालीन बौद्ध कला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। इन चित्रों में अगर हम लोग देखें
तो गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाएं चित्रित की गई है या जातक कथाओं के ऊपर अजंता की गुफाओं में चित्रांकन किया गया है। इसी कालखंड में त्रिमूर्ति की अवधारणा और हरिहर की कल्पना की गई है। हरिहर में दो हैं, ये ध्यान रखिएगा। हरि यानी आपके विष्णु और हर मतलब शिव। हरिहर की कल्पना पहली बार गुप्त काल में ही की गई है। और अगर हम लोग हरिहर की मूर्ति को देखें तो आपका बिहार के सोनपुर में यहाँ पर मेला का आयोजन होता है, वहाँ हरिहर नाथ मंदिर भी है, ये ध्यान रखिएगा। इसी काल में पहली बार विष्णु, शिव और अन्य हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं हमें मिलनी प्रारंभ हो जाती है और कई देव मंडलों का निर्माण इस कालखंड में होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे कि नालंदा का जो बौद्ध महाविहार था, उसका निर्माण की जो संरचना थी, प्रारंभिक निर्माण जो उसका हुआ था वह ईंटों से किया गया था और यह जो निर्माण था यह गुप्त काल में ही निर्माण इनका हुआ था, जो कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल में हुआ था। इसके अतिरिक्त वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार मिला था और यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां भी हमें प्राप्त या पत्थर की मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। अब साहित्य की बात करेंगे जिसका सर्वाधिक उल्लेख स्वर्ण युग के अंतर्गत किया जाता है। तो साहित्यों की बात करेंगे तो इस कालखंड के प्रमुख साहित्यकारों में से एक साहित्यकार हैं भास, जिनके 13 नाटक इसी काल में लिखे गए हैं। शूद्रक की एक रचना है जिसका नाम है मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकम का अर्थ होता है माटी की खिलौना गाड़ी, और ये बीपीएससी का प्रश्न पूछा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मृक्ष कटिकम का क्या अर्थ है, यह बीपीएससी ने एक बार प्रश्न में पूछा। जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो उसमें यह प्रश्न आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मृक्ष कटिकम का अर्थ है माटी की खिलौना गाड़ी, और यह एक नाटक है। कालिदास इस कालखंड के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं और वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक हैं। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, जिसे विश्व की 100 उत्कृष्टतम साहित्य कृतियों में से एक माना जाता है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और इन्हीं के पुत्र हैं भरत। इन्हीं के पुत्र हैं भारत, और ये भारत के यशस्वी सम्राट हुए थे और इन्हीं के नाम पर हमारे देश भारत का नाम भारत पड़ा था। इसका श्लोक आप लोग विष्णु पुराण के अंतर्गत देख सकते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम भारत की प्रथम रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ, और दूसरी रचना है भागवत गीता जिसका अनुवाद किया गया। पहला अभिज्ञान शाकुंतलम है, दूसरा भागवत गीता है। यहाँ पर गुप्तकालीन नाटकों की अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे बड़ी विशेषता है कि इस कालखंड के जो नाटक होते थे विशेषतः सुखांत होते थे, यानी हैप्पी एंडिंग होता था। ये ध्यान रखिएगा, सुखांत प्रकार के नाटक होता था, हैप्पी एंडिंग था कि प्रेमी और प्रेमिका का मिलन हो गया, सुखांत नाटक के अंतर्गत हो गया। दूसरी विशेषता ये थी कि उच्च वर्गों के जो लोग थे वो मूलतः संस्कृत बोलते थे। संस्कृत के साथ साथ यहाँ ध्यान रखिएगा कि अलग अलग भाषाओं का प्रयोग भी उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता था। लेकिन यदि हम लोग शूद्रों और महिलाओं का चर्चा करेंगे तो वो मूलतः प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पढ़े लिखे या भद्रजन लोग जो इस काल में थे वो मूलतः संस्कृत का ही प्रयोग करते थे। और इन रचनाओं की बात करेंगे तो इनमें प्रबल धार्मिक रुझान है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी कालखंड में रामायण और महाभारत को अपने अंतिम रूप में लिखा गया। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि पाणिनि और पतंजलि के ग्रंथों के आधार पर संस्कृत व्याकरण का भी विकास होता है। और अमर कोश जिसके रचनाकार अमर सिंह हैं, वो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इसी कालखंड में पंचतंत्र की कहानियों का रचना की गई है, जो कि नैतिक कहानियां हैं और इनके पात्र जो है मूलतः जानवर हैं। पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा हैं, ये ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र में जो भी अभिनेता या अभिनेत्री हैं या जो भी पात्र हैं वो मूलतः जानवर हैं और उनके माध्यम से ही हमें नैतिक कहानियों या नैतिक जीवन के विषय में काफी जानकारी प्राप्त होती है। इस कालखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी अत्यधिक विकास हुआ और प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में अगर हम लोग इस कालखंड में देखते हैं तो वो हम लोग आर्यभट्ट का नाम यहाँ पर ले सकते हैं।
आर्यभट्ट ने गणित के क्षेत्र में अत्यधिक काम किया और यहाँ पर ध्यान रखिएगा इनका प्रमुख ग्रंथ था आर्यभट्टीय। ये पाटलिपुत्र के निवासी थे, ये ध्यान रखिएगा। इनकी जो वेधशाला है यह पटना में मनेर के पास स्थित है। पटना में एक स्थल है मनेर, वहां पर इनका वेधशाला स्थित है। और उस कालखंड में ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। पाटलिपुत्र को कुसुमपुर के नाम से भी जाना गया है। आर्यभट्ट ने पहली बार स्पष्ट किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु इस सिद्धांत को उस कालखंड में लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि हम लोग जब पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं तो सूर्य, चांद या अन्य चीजों को देख रहे हैं कि एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं। तो आज के दिन में बहुत से लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगा रही है, ये विश्वास नहीं करते। तो उस कालखंड के कहने ही क्या। अब आइए प्रयागराज के निकट हम लोग देखते हैं कि 448 ईस्वी के एक गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति या दशमलव प्रणाली ज्ञात थी। ये प्रयागराज के निकट एक गुप्त अभिलेख से हमें ज्ञात होता है। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए हो सकता है कि दार्शनिक पद्धति का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भारत से कहाँ प्राप्त हुआ है, तो प्रयागराज के निकट यह प्राप्त होता है। साथ ही साथ एक अन्य विद्वान की बात करेंगे जो कि गणितज्ञ थे, वो उनका नाम था ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है यह स्पष्ट किया था। और इनकी प्रमुख रचना है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जो है वह ब्रह्मगुप्त की रचना है। कालांतर में अंग्रेजों के समय यह बुक जो थी गायब हो गई थी भारत से, और उसके बाद यूरोप में गुरुत्वाकर्षण की खोज भी कर ली गई थी। चलिए चिकित्सकों की बात करेंगे तो धन्वंतरी जो थे गुप्त काल के महान चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। बराहमिहिर जो थे इस कालखंड के प्रमुख ज्योतिषी थे और इनके प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक नामक ग्रंथों की रचना की थी। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही सबसे पहले बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यह बराहमिहिर ने भी कहा था। आर्यभट्ट ने तो कहा कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन बराहमिहिर ने कहा कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये आप ध्यान में रखेंगे। औषधियों की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पालकाप्य ने पशु चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ हस्तायुर्वेद की रचना की थी। हस्तायुर्वेद में हाथियों के बीमारियों से संबंधित जानकारी दी गई, साथ ही साथ उनके इलाज का भी वर्णन हस्तायुर्वेद में किया गया है। इसी कालखंड में खगोल शास्त्र के अंतर्गत रोमक सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की गई है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि इस पर यूनानी चिंतकों का प्रभाव था। रोमक सिद्धांतों पर यूनानी चिंतकों का प्रभाव देखा गया है। इस कालखंड में लौह और कांस्य कृतियों का भी सृजन हुआ है, जैसा हम लोग पूर्व में ही देख चुके हैं धार्मिक अवस्था में कि भागलपुर के सुल्तानगंज से ही बुद्ध की 2 मीटर लंबी कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। साथ ही साथ दिल्ली के मेहरौली लौह स्तंभ को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। यह लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा है और माना गया है कि इसका निर्माण ईसा की 4वीं सदी में किया गया है, जिस कालखंड में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। और इस लौह स्तंभ पर किसी चंद्र नामक राजा का उल्लेख है और इतिहासकारों का मानना है कि यह जो चंद्र नामक राजा है यह गुप्त काल का चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही है। इसी कालखंड में हम लोग देखते हैं कि भारतीय अंक पद्धति और अंक संकेतों को अरबों ने अपनाया था। अरब गणितज्ञों ने भारतीय अंक पद्धति और अंक संकेतों को अपनाया और बाद में इन्हीं के माध्यम से, अरबों के माध्यम से ये अंक पद्धति और संकेत यूरोप में पहुंचते हैं, जिन्हें हम अरबी अंक के रूप में जानते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये मूल रूप से भारतीय अंक ही है, ये ध्यान रखिएगा। औषधियों की ही बात चल रही है तो यहाँ पर सबसे पहले अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा सुश्रुत और चरक 2 महान आयुर्विज्ञान के ज्ञाता थे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की है और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चरक ने चरक संहिता की रचना की है और चरक संहिता को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्व कोश भी माना जाता है। विभिन्न प्रकार के बीमारियों आदि का उल्लेख, उनके इलाज से संबंधित, ऑपरेशन आदि से संबंधित यहाँ पर हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पतन की बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की, तो ध्यान रखिएगा दो तीन चीजों को कि पहला, मध्य एशिया में हुन नामक एक जाति का विकास हुआ और उसने लगातार भारत पर धावे बोले, और हुनों का आक्रमण सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के शासन काल में होना प्रारंभ हो गया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ध्यान रखेगा कि हुण जो थे वो घुड़सवारी के लिए धातु के बने रकाबों का प्रयोग करते थे। रकाब यानी आपका जीन और लगाम की बात हो रही है। लगाम जो इनके बने हुए थे ये मूलतः धातु के ही बने हुए थे। इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि हुनों ने 485 ईस्वी में पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े भागों को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया, जिससे कि गुप्त साम्राज्य जो था वो काफी छोटा होता चला गया। साथ ही साथ ध्यान रखें कि मालवा में एक औलिकर सामंत वंश था। औलिकर सामंत वंश का ही शासक था यशोवर्मन। यशोवर्मन ने हुनों को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा अन्यत्र किसी भी सोर्स में आप लोगों को यशोवर्मन का तो नाम प्राप्त होता है लेकिन उसका वंश का नाम प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा यशोवर्मन का जो वंश का नाम था वो औलिकर सामंत वंश था। इसने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के पतन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। 532 ईस्वी में जब इसने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ ध्यान रखना है हमें कि भूस्वामी सामंतों ने स्थानीय स्तर पर वर्चस्व स्थापित कर लिया, जिससे कि गुप्त साम्राज्य लगातार दुर्बल होता चला गया। इन्हीं सामंतों के लगातार प्रहार से गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता चला गया। गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो इसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि मौखरी वंश के लोगों ने गुप्त काल के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता की स्थापना कर ली, जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखें कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। साथ ही साथ स्कंदगुप्त के शासन के पश्चात 467 ईस्वी में कई गुप्त मुद्राएं या अभिलेख पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र से भी प्राप्त होते हैं। अतिरिक्त तथ्यों की बात करेंगे जो कि तमिलनाडु बोर्ड और NIOS पर आधारित है, जिसमें कुछ तथ्य हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है हमें इन तथ्यों को और काफी इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त केवल विजेता नहीं था अपितु वह एक संगीतकार और शिक्षा का भी संरक्षक था। उसकी मुद्राओं पर उसे बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मुद्रा का नाम है बीनाशरण मुद्रा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण करने के लिए वैवाहिक संबंधों की आधारशिला रखी, ये ध्यान रखिएगा। और इसने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त नामक उनकी पुत्री हुई थी। और प्रभावती गुप्त की जब हम लोग बात करते हैं तो वाकाटक वंश के साथ उनका विवाह किया गया था। हुनों का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के द्वारा विफल कर दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त प्रथम का ही पुत्र था। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे हुण शासक मिहिर कुल का, तो मिहिर कुल को मालवा शासक यशोवर्मन तथा गुप्त शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य द्वारा पराजित कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल को तो पराजित कर दिया, वह चाहता तो मिहिर कुल को मार सकता था, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के कारण उसने मिहिर कुल की हत्या नहीं की है। इस कालखंड में देखते हैं कि भूमि करों में व्यापक वृद्धि हुई है और भूमि कर जो बलि कहा जाता था, बलि कुल उत्पादन का 1/4 से 1/6 होता था। साथ ही साथ इस कालखंड में उद्रंग और ऊपरी कर नामक नए कृषि कर भी लगाए गए थे और इनकी स्वर्ण मुद्राओं का नाम था दीनार, हम लोग पूर्व में देख चुके हैं। इसी कालखंड में पुराण साहित्य का सृजन हुआ या पुराणों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया। प्रमुख पुराणों की बात करेंगे तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण आदि के नाम यहाँ पर लिए जा सकते हैं। इस कालखंड में नीति ग्रंथों की भी रचना जो हुई, जिसमें कामंदक का नीतिसार महत्वपूर्ण है। कामंदक के नीतिसार और फाहियान का मथुरा पाटलिपुत्र का उल्लेख गुप्त शासकों के जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। इस कालखंड में उष्टपाल नामक एक अधिकारी था जो कि जिले के सभी भूमि लेन देन, गांव के खातों का रिकॉर्ड आदि रखता था। इस कालखंड में अगर भूमियों के वर्गीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर भूमि वर्गीकरण से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे मिलाने वाले हो या वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के रूप में, दोनों प्रकार से पूछे जाएंगे। क्षेत्र की बात करेंगे और खेती योग्य भूमि, खिल वैसे भूमि को कहा जाता था जो कि बंजर भूमि होती थी। अपृहत की बात करेंगे तो जंगल या बंजर भूमि। वास्तु या वस्ती की बात करेंगे तो निवास या वास करने योग्य भूमि को वास्तु या वस्ती भूमि कहा गया।
गपाता सारा चारागाह भूमि थी और क्षेत्र जो था आपका वह खेती योग्य भूमि था। क्षेत्र को खेती योग्य भूमि भी कहा गया है। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अपने एक नए सेशन के साथ में, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के अगले सेक्शंस को देखने वाले हैं, जिसमें मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो उत्तर गुप्त काल को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।